हेलो फ्रेंड्स, आज हम जुलाई मंथ का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे बीपीएससी के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। एंड टुडे ऑनवर्ड आई वुड पुट द करंट अफेयर इन मंथ वाइज मैनर. I would also like to upload the current affair discussion of the previous months depending upon your response and demand. So let's get started. The first current affair that we have is Finance Ministry has released the third installment of tax devolution to the state government. So amount of this much crore has been given to the state to facilitate and expedite the capital. So this is basically the context of the news. As you know, the central government share the amount collected by it to the state government, and this is done as per recommendation of Finance Commission. So this is something that we all know very well. So what is something that is important in this current affair for the examination perspective? Something which is very important is the 15th Finance Commission is chaired by Mr. N.K. Singh. So this can be asked in the examination, who is presently and who chaired the 15th Finance Commission? It is Mr. N.K. Singh. So this can be the one question. Also, the share of state in the center tax for the 2021 to 26 period is recommended to be 41%. So this data is important कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करे उसमें से स्टेट गवर्नमेंट का क्या शेयर है. ये शेयर है 41%. ओके, and this is less than the 42% share recommended by 14th Finance Commission for the year 2015-2020. So पहले जो 14th फाइनेंस कमीशन था उन्होंने 42% स्टेट का शेयर रिकमेंड करा था, और अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन है उन्होंने 41% शेयर रिकमेंड करा है. सो किसका शेयर कौन सा फाइनेंस कमीशन ने कितना शेयर रिकमेंड करा हमें दोनों याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिसेंट पैटर्न जो है उसमें बीपीएससी कई बार ऐसे हमें फिल इन दी ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन दे देता है. इसमें पूछता है कि वो पूछ सकता है कि जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसमें कितना परसेंट का रिकमेंडेशन आया था, और जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसमें कितना परसेंट का रिकमेंडेशन आया था. तो 14th में हमारा था 42% एंड जो 15th था उसमें हमारा है 41%. और 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन का जो 1% का डिफरेंस आया है वो डिफरेंस क्यों आया है? दिस इज बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ 1% इज टू प्रोवाइड to the newly formed Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh from the resource of center. So 1% कम क्यों हो गया है? क्योंकि अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 यूटी क्रिएट करा, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. अब हम देखेंगे कि जो फाइनेंस कमीशन टैक्स डेवल्यूशन की रिकमेंड करती है वो किस किस क्राइटेरिया को इंक्लूड करती है. So the first we have that is the income distance. The first we have that is the income distance, and the second we have the area. The first is the income distance, the second we have the area, the third we have the population, and there are two population data written here. One is 1971 and 2011. So आप यहाँ देखेंगे कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है, ये वाला 15th फाइनेंस कमीशन है, इसमें जो पॉपुलेशन को वेटेज दिया गया है वो 15% है, एंड दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ 2011. सो हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो पॉपुलेशन का वेटेज है इन क्राइटेरिया ऑफ डिसाइडिंग डेवल्यूशन ऑफ अमाउंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज़ बेस्ड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ 2011. सो ये डेटा भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, नेक्स्ट इज फॉरेस्ट कवर, then we have forest and ecology, and then we have the tax and fiscal effort. इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा
कि आउट ऑफ द गिवन criteria, which criteria is given the highest weightage? The highest weightage is given to the income distance. So इसमें हमें दो पॉइंटर इंपॉर्टेंट है। एक तो कि पॉपुलेशन को कौन से पॉपुलेशन को हम इंक्लूड करते हैं, ये पॉपुलेशन है 2011 का, और इनकम डिस्टेंस जो है वो सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है इन द क्राइटेरिया। आफ्टर द इनकम डिस्टेंस वी हैव द एरिया एंड देन वी हैव द पॉपुलेशन। सो इस स्लाइड में ये दो फैक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देन हमारे पास है कि ये इनकम डिस्टेंस होता क्या है। तो इनकम डिस्टेंस बेसिकली है द डिस्टेंस ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट विद द हाईएस्ट जीडीपी एंड स्टेट विद द लोएस्ट जीडीपी, और बेसिकली द ग्रोथ रेट। सो इसको हम इतना टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे इनकम डिस्टेंस होता क्या है। बेसिकली मान लीजिए स्टेट ए है, इसका जो जीडीपी है, और स्टेट बी है, इसका जो जीडीपी है। जो स्टेट ए जो है ये मान लीजिए कि हाईएस्ट इसका ग्रोथ रेट है और इसका लोएस्ट ग्रोथ रेट है। हाईएस्ट और लोएस्ट ग्रोथ रेट का जो स्टेट है उसके बीच का जो डिफरेंस है इसको ही हम बोलते हैं इनकम डिस्टेंस। और जिस स्टेट केस में ये डिफरेंस हाईएस्ट इनकम स्टेट एंड द लोएस्ट इनकम स्टेट का जो डिफरेंस है, जो जिस स्टेट केस में ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे यदि हम इस केस में देखें, ए का इनकम बी से ज़्यादा है, और ए जो है कंट्री का सबसे हाईएस्ट अर्निंग स्टेट है, बी जो है लीस्ट अर्निंग स्टेट है, तो बी को मिलेगा सबसे ज़्यादा अमाउंट। एंड विच इज़ द एंड दिस क्राइटेरिया हैज़ द 45% वेटेज। सो हमें 45% वेटेज याद रखना पड़ेगा। इनकम डिस्टेंस का मतलब क्या होता है हमें ये भी याद रखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल स्टेट है वो किस स्टेट को कितना शेयर मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें बिहार का शेयर कितना होता है। जो बिहार का शेयर है वो 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार 10.058 है। तो हमें इस फैक्ट को याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में ये डायरेक्टली क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। बीपीएससी इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन द कंट्री टू अडॉप्ट सीबीडीसी, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, उसको देश का कौन सा पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जिसने अडॉप्ट करा। ये पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। तो ये बीपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम सब लोग जानते हैं कि सीबीडीसी क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। बेसिकली आरबीआई हैज़ प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 which would enable it to launch a CBDC। सो ये भी अपने आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो CBDC आरबीआई ने लाया है वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग लाया है। तो ये आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसमें जैसे आरबीआई के बहुत सारा एक्ट है, आपको ऑप्शन में दे देगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और कोई और भी एक्ट का नाम लिख देगा, तो एस्पायरेंट्स माइट गेट कन्फ्यूज्ड। सो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ये सीबीडीसी जो होगा एक फिएट करेंसी होगा, एक लीगल टेंडर होगा, डेट विल बी इन डिजिटल फॉर्म ऑफ द पेपर करेंसी। जो सीबीडीसी है इट विल बी लाइक द लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है कि ऐसा करेंसी जब हम किसी जिस करेंसी में हम जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो नो वन कैन डिनाई टू एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये लीगल टेंडर होगा एंड इट इज डिजिटल फॉर्म ऑफ पेपर करेंसी अनलाइक क्रिप्टो करेंसी डेट ऑपरेट इन रेगुलेटरी वैक्यूम। मतलब हुआ कि जैसे कि क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी भी एक तरह का डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी तो है पर इसका कोई रेगुलेटर नहीं है। सिंस इसका कोई रेगुलेटर नहीं है तो इस पर जो पब्लिक है उसकी ओपिनियन अच्छा नहीं होगा, इस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो ये है। बट जो सीबीडीसी होगा वो एक फिएट करेंसी होगा, वो लीगल टेंडर होगा, वो आरबीआई उसको रेगुलेट कर रही है, उसको आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट करके लाया गया है, तो ये लीगल टेंडर होगा। तो ये एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आ सकता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एंड हमें कुछ स्टेटमेंट दे देगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग ये लाया गया है। दूसरा दे देगा कि ये लीगल टेंडर नहीं है, तो ये लीगल टेंडर है। तो इस तरह से हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। तो हमें इसको हॉलिस्टिकली
प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट है एक बुक है नालंदा। ये बुक लिखा है अभय के करके एक राइटर है, उन्होंने लिखा है पेंगुइन पब्लिकेशन में। इस बुक का जो थीम है वो है कि हिस्ट्री ऑफ एंशियंट सीट ऑफ लर्निंग इन बिहार। सो हमें याद रखना होगा कि द नालंदा बुक जो नालंदा बुक है वो किसने ऑथर किया है, उसको अभय कुमार ने ऑथर किया है। तो ये एक फैक्ट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, एंड उसका सब्जेक्ट क्या है, थीम क्या है बुक का, वो भी इम्पॉर्टेंट है। Then we have next current affair, that is the first university in Bihar to receive the A++ grade. So it is the Central University of South Bihar, जो कहाँ पे है, बोध गया में है। तो वो कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, और वो कहाँ पे है, वो बोध गया में है। देन वी हैव मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, द बिहार अमेंडेड द गाइडलाइन ऑफ CM एरिया डेवलपमेंट स्कीम। So this is what we call the CM this is what we call the CM area development scheme, and now every MLA can recommend a scheme or work costing up to 4 crore in every year in his constituency. So जो ये CM एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी MLA जो है वो 4 करोड़ का काम रेकमेंड कर सकता है। पहले ये 3 करोड़ था। ये अमाउंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि पहले ये 3 करोड़ था, अभी 4 करोड़ हो गया, तो हमें इस अमाउंट को भी याद रखना होगा। देन वी हैव द अनुग्रह नारायण सिंह जयंती। ये जयंती जो सेलिब्रेट किया गया है, ये सेलिब्रेट किया गया है जून 18, 2023। और तो हम ये 18 जून को अनुग्रह नारायण जयंती मनाते हैं। ये डेट इम्पॉर्टेंट है। अनुग्रह नारायण सिंह जो बॉर्न हुए थे वो 18 जून 1887 को पोइबा करके जगह है एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ बॉर्न हुए थे। ये डेटा फैक्ट इम्पोर्टेंट है। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न बिहार। उनको टाइटल लिख दिया गया था, वो बोलते हैं उनको हम बिहार विभूति। एंड ही वॉज द one among the many person who accompanied Gandhi ji in Champaran Satyagraha. Also, in December 1920, he participated in annual session of Congress in Nagpur. So ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है कि नागपुर का जो एनुअल सेशन था कांग्रेस में, क्या उस सेशन में अनुग्रह नारायण सिंह ने पार्टिसिपेट करा था या नहीं करा था। इस तरह का सेंटेंस के फॉर्म में हमें क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी जो नया जो पैटर्न है उसमें बीपीएससी जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट वी हैव द विराट रामायण टेम्पल। ये विराट रामायण टेम्पल जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल का स्टार्ट किया गया है जून 2023 में। इसका लोकेशन कहाँ है, ये लोकेशन इसका है ईस्ट चंपारण में। सो ये हमें लोकेशन याद रखना पड़ेगा कि ईस्ट चंपारण में है वो विराट रामायण टेम्पल का फाउंडेशन रखा गया है। इसको फाउंडेशन किसने रखा, फाउंडेशन रखा गया सेक्रेटरी महावीर टेम्पल ट्रस्ट के द्वारा रखा गया इसका फाउंडेशन। उनका नाम क्या था, आचार्य किशोर कुणाल। और कौन थे फाउंडेशन में, फाउंडेशन स्टोन जब रखा गया था तो और कौन आए थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। सो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनका यहाँ पर नाम दिया हुआ है SN झा, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, इम्पॉर्टेंट है कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ईस्ट चंपारण में है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन वी हैव G20 पटना मीट। G20 अभी काफ़ी न्यूज़ में है। अभी बीपीएससी ने जो 67 वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें उन्होंने पूछा भी था कि G20 का जो बिहार इंडिया में जो G20 हो रहा है उसका जो मेन समिट होगा वो कहाँ पर होगा। तो पहले जम्मू कश्मीर था, फिर उन्होंने बाद में उसको दिल्ली कर दिया क्योंकि उसका समिट का लोकेशन बाद में चेंज हो गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो इस जो समिट था G20 का,
इसका इनॉग्रेशन किन्होंने किया? इसका इनॉग्रेशन बिहार के गवर्नर ने किया। गवर्नर का आपको नाम याद रखना है। ये जो बिहार में जो G20 का भी समिट हुआ वो किस थीम पे था? व्हाट वाज थीम? जैसे G20 जो समिट हो रहा है वो अलग अलग समिट जो है अलग अलग थीम पे हो रहा है। तो हमें थीम जो बिहार में बिहार में कौन सा थीम पे हुआ था हमें वो याद रखना होगा। ये जो था ये थीम था लेबर पे। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है कि जो बिहार में G20 का जो सबमिट हुआ है, जो मीट हुआ है, उसका थीम क्या था? उसका थीम लेबर था। उसका थीम मान लीजिए हमने क्वेश्चन बना दिया कि जो बिहार में G20 का सबमिट हुआ है उसका थीम क्या था? तो उसका थीम हमने बना दिया कि ये थीम लेबर पे था, ये थीम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे था, ये थीम फाइनेंशियल इंक्लूजन पे था। इस तरह कोई 3 स्टेटमेंट बिहार BPSC बना करके दे सकता है। और चौथा में हो गया मोर देन ऑन ऑफ द अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन हो गया नन ऑफ द अबव। सो इस फॉर्मेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमें इसी फॉर्मेट में जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उस पर फोकस करना होगा। इससे और भी रिलेटेड फैक्ट है, ये कहाँ हुआ था? तो ये ज्ञान भवन पटना में हुआ था। ठीक है, हमें ये याद रखना है। जो प्रेसिडेंट ऑफ L20 समिट, L20 मतलब लेबर समिट है, ये कौन थे? हिरन माया पांडे थे। हिरन माया पांडे थे, वो चेयरमैन थे। ये हिरन माया पांडे जो हैं ये हैं कौन? सो ही इज़ बेसिकली द चेयरमैन ऑफ भारतीय मजदूर संघ। और भारतीय मजदूर संघ जो है वो BJP एफिलिएटेड एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह हमें बाकी जितने कांग्रेस है और भी पॉलिटिकल पार्टी है, सबका अपना लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो हमें वो भी याद करना होता है फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। Also, we have very important fact here that BMS, that is the Bharatiya Mazdoor Sangh, is not a member of International Trade Union Conference. So जो भारतीय मजदूर यूनियन है, इट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस। और भी क्या था, की थीम क्या था? सोशल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड एंड वुमेन एंड फ्यूचर वर्क। सो हमें ये काफ़ी याद रखने की ज़रूरत है कि इसका बेसिकली थीम क्या था। Also the meet was attended by Labor Secretary Aarti Ahuja, and altogether 173 delegates from 28 countries participated in the conference. So हमें पहले ये लोकेशन याद रखना है। इनका प्रेसिडेंट इसमें कौन थे वो याद रखना है। वो कौन से लेबर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं हमें ये याद रखना है। फिर है कि यूनियन लेबर सेक्रेटरी ने पार्टिसिपेट किया था, उनका नाम क्या है? आरती आहूजा, हमें ये याद रखना है। रिसेंटली द बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड फ्रॉम द बिहार के एक कांग्रेस के MLA हैं जिनका नाम है डॉक्टर शकील अहमद खान। इनको बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड दिया गया है। एंड ही वॉज ऑनर्ड एट नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन मुंबई, एंड द कैटेगरी वॉज रेजिंग द मोस्ट वॉइसेस इन द हाउस फॉर प्रोग्रेसिव वर्क। सो हमें बेसिकली इनका नाम याद रखना पड़ेगा कि जो अभी एक नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस जो मुंबई में हुआ है उसमें बिहार के एक MLA को ऑनर्ड किया गया, उनका नाम क्या है? इस तरह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट वी हैव मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। सो प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट द सब्सिडी ऑन लाइन ऑफ PSC, that is प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अंडर द स्कीम selected PSCs are extended financial assistance of ₹15 crore with 50% on loan and 50% on grant. So ये मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो PSCs है, सेलेक्टेड PSCs है, दे विल गेट द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द 15 लाख। सो ये 15 लाख का जो डेटा है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हमें एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म आ सकता है कि 15 लाख है, ये 14 लाख है, ये 13 लाख है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह की चीज़ पे आता ही है। और इसमें जो है 50% लोन के फॉर्म में होगा एंड 50% विल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। Also
basically the goal of this scheme is to establish implements bank to provide small and marginal farmers access to the modern agriculture implements. As of now 24 2443, as of now this number of PSCs have purchased about this number of agriculture implements of different types. So ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट वी हैव द नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम. सो बिहार ने फिफ्थ स्टेट के रूप में अपने आप को रजिस्टर कर लिया है टू इम्प्लीमेंट NTPS. तो NTPS होता क्या है? बेसिकली इट इज़ ए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम. NTPS is a digital platform monitoring the transit permit for the interstate and intra-state transportation of the forest products. So जो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम है ये बेसिकली क्या है? ये इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट ये को मैनेज करता है. ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम है ये किस तरह के प्रोडक्ट के रिलेटेड लेकर के है? ये फॉरेस्ट को लेकर के है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इंटर स्टेट दोनों में होता है. तो ये इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये डेटा याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट वी हैव जो NTPS है इसको लॉन्च किन्होंने किया? इट वॉज लॉन्च बाय द स्टेट इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर तेज प्रताप यादव. सो ये नाम अपने आप में इम्पॉर्टेंट है. एंड चूँकि बिहार जो है फिफ्थ स्टेट बना है तो 4 और भी स्टेट है. ये कौन कौन से स्टेट है? ये मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, जम्मू कश्मीर है. आई थिंक ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है. मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है वो है कि आप ये याद रखिए कि इट इज़ रिलेटेड टू द फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड ट्रांजिट परमिट फॉर द इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट. फॉरेस्ट प्रोडक्ट वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बिहार ने फिफ्थ स्टेट के रूप में अपने आप को रजिस्टर करवाया है. सो यहाँ पे ये करंट अफेयर ख़त्म होता है. थैंक यू. नेक्स्ट मंथ करंट अफेयर कुछ ही दिन में आ जाएगा और यदि आप लोग कमेंट में लिखेंगे क्या मुझे प्रीवियस मंथ का भी करंट अफेयर डालना चाहिए या मुझे किस तरह के अपने इस करंट अफेयर का जो क्लासेस हैं, जो लेक्चर्स है, जो रिकॉर्डिंग है वो किस तरह से करना चाहिए. चूँकि मैं पहली बार कर रहा हूँ तो उतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है. आई ऑल्सो डोंट हैव मच एक्सेस टू टेक्नोलॉजी. दैट्स ऑल. थैंक यू.